जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी का जो 17वीं बीपीएससी है उसका मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। तो ये आपका मॉक टेस्ट 2 है और मॉक टेस्ट 2 का ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हमने 70 क्वेश्चंस किए थे। आज मैं 76 स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दिखा दिया था। ये रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है, तो आप अपना वहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रो इनिशिएटिव रिसेंटली अनवील्ड बाय द नीति आयोग? नीति आयोग के द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ग्रो पहल का क्या उद्देश्य है? तो बताइए। और सबसे पहले ग्रो की अगर किसी को फुल फॉर्म पता है तो वो भी कमेंट करके बता सकता है कि ग्रो क्या है। ग्रो का फुल फॉर्म है, मैं आपका यहाँ लिख देता हूँ, ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन, ग्रीनिंग एंड restoration of wasteland with agroforestry। फिर से बोल देता हूँ मैं, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन मतलब रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रोफॉरेस्ट्री। ठीक है, ये एक रिपोर्ट है जिसको नीति आयोग ने पब्लिश किया था। ठीक है, कब पब्लिश किया था? तो ये आपका पब्लिश हुआ था फरवरी 12, 2024 को। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा रीस्टोरिंग एंड ग्रीनिंग वेस्टलैंड थ्रू एग्रोफॉरेस्ट्री। तो इसके डेफिनेशन में ही आपको ये समझ आ जा रहा है कि क्या है रीस्टोरिंग करना ग्रीनिंग वेस्टलैंड को थ्रू एग्रोफॉरेस्ट्री। ठीक है, नीति आयोग बना कब था? 1 जनवरी 2015 को बना था। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। प्रेजेंट में अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका चीफ एजुकेटिव ऑफिसर कौन है या वाइस चेयरमैन कौन है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। वाइस चेयरमैन सुमन बेरी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इन द न्यूज़ वंतरा इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द रिलायंस इंडस्ट्री एंड रिलायंस फाउंडेशन इज रिलेटेड टू। बताइए, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा वंतरा पहल किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे है? वंतरा, द स्टार ऑफ फॉरेस्ट। वंतरा का मतलब होता है द स्टार ऑफ फॉरेस्ट। ये एक इनिशिएटिव है जिसको रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन ने लॉन्च किया है, और इसका मेन पर्पस है क्या आपका? टू रेस्क्यू, ट्रीट, केयर फॉर द रिहैबिटेट इंजर्ड, एब्यूज्ड एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स। घायल, ये देख लीजिएगा, हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर मॉडर्नाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर? अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथनाइज करने के लिए कौन सा स्टार्ट किया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा अगर करंट अफेयर आपका अच्छा है तो इस पर आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NUCFDC। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया था? जो हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर हैं, कौन है? अमित शाह जी ने। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2024? ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो बताइए भारत का रैंक क्या है और इसको लॉन्च कौन करता है? तो मैं इसको लॉन्च बता देता हूँ कि इसको लॉन्च कौन करता है। लोई इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लोई इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसको लॉन्च करता है। भारत का रैंक है 11th। ठीक है, और चाइना का रैंक इस बार चाइना ने US को सरपास करके अच्छा रैंक लाया है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी G20 हो गया और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनका भी रैंक अगर आपको पता हो तो थोड़ा रखिएगा, क्योंकि रैंक से क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स से भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन 2 स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिए और इसमें बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। आई थिंक यही पूछा होगा। हाँ, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये बताना है आपको।
तो भारत में कैंसर के इलाज के लिए पहली घरेलू जीन थेरेपी शुरू की गई है। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट होमोग्रेन जीन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात एकदम सही है। क्यों? आईआईटी बॉम्बे ने रिसेंटली एक ये जीन थ्योरी आपकी वो की है, फर्स्ट होमोजीन थेरेपी लाया गया है कैंसर के लिए, और इसको हमारी देश की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने इनको क्या किया था? लॉन्च किया था। तो प्रेसिडेंट याद रखिएगा, ठीक है। और इंडियन वर्जन ऑफ कैट सेल थेरेपी इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव कैट सेल थेरेपी ग्लोबली। नहीं, जो इंडिया की थेरेपी है वो अफोर्डेबल है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या है? अफोर्डेबल है। आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन ए सिर्फ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग ट्रेडिशनल आइटम। जीआई टैग्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका स्टेट है, इधर साइड में आपका जीआई टैग दिया है, तो बताना है कौन सा आंसर सही कौन सा आंसर गलत है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो जापी आपका कहाँ से बिलोंग करता है? असम से, ठीक। दूसरा है पचरा रिंगई, ये आपका त्रिपुरा से है। तीसरा है मिराज तनपुरा, ये मिराज तनपुरा आपका महाराष्ट्र से है, मिराज एम से महाराष्ट्र। और कठिया गेहूँ ये आपका उत्तर प्रदेश से है। तो गेहूँ उत्तर प्रदेश, और मिराज एम से महाराष्ट्र, ठीक है। और जापी बांस आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? असम में। और पचरी रिंगोई ये आपका त्रिपुरा में, ठीक है। तो ये जीआई टैग से थोड़ा सा याद रखिएगा। बैम्बू याद रखिए, असम, एम से महाराष्ट्र, गेहूं उत्तर प्रदेश। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। मैच द फॉलोइंग विनर विद देयर रिस्पेक्टिव टाइटल्स फ्रॉम द इंडियन प्रीमियर लीग। ओके, ये आईपीएल से क्वेश्चन पूछ दिया है, तो अगर आप आईपीएल देखते हैं तो आप बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये 2024 के हिसाब से पूछा है। तो सबसे पहले ऑरेंज कैप विनर कौन था? ऑरेंज कैप विनर ये शायद विराट कोहली थे। पर्पल कैप विनर, ऑरेंज कैप विनर शायद सबसे ज़्यादा रन मारने के लिए होता है, तो विराट कोहली थे, इन्होंने 741 रन मारा था। पर्पल कैप विनर सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था? तो विकेट कौन लेगा? हर्षद पटेल होंगे। सुपर सिक्सेज ऑफ द सीजन कौन था? अभिषेक शर्मा थे। और मोस्ट 4 ऑफ द सीजन ट्रेविस हेड थे। तो थोड़ा सा आईपीएल का क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who is the author of the book India's Trade Policy the 1990s and Beyond? भारत की व्यापार नीति 1990 और उसके आगे पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके कौन है? अरविंद पंगड़िया जी, ठीक है। अरविंद पंगड़िया जी, इन्होंने इस बुक को लिखा है, और ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो ये किसके? इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, ठीक है, प्रोफेसर हैं। चलिए आगे बात करते हैं। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट संविधान पार्क इनोग्रेटेड? तो बताइए भारत का पहला संविधान पार्क कहाँ इनोग्रेट किया है, और जिसको हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 जनवरी 2023 को, कब? 3 जनवरी 2023 को देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इसको जयपुर राजस्थान में आपका शुभारंभ किया है। चलिए यहाँ पे बुक के नाम दिए गए हैं और यहाँ ऑथर के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो बात करें सबसे पहला इंडिया ट्रेड पॉलिसी 1990s, ये देखिए, ये अभी हमने जस्ट पढ़ा था। कौन थे इनके? अरविंद पंगड़िया जी थे, ठीक है। हनुमान चालीसा अगर किसी को पता है तो ये आसानी से बता सकता है। इसके कौन हो जाएंगे? विक्रम सेठ जी हो जाएंगे। अ फ्लाई ऑन दी आरबीआई वॉल, आई हैव स्ट्रीट। क्रिकेट का तो अश्विन। अच्छा, इस मतलब का सब कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? ऑल ऑफ द अबव, हाँ सब सेम है, कोई मतलब सामने सामने सब सही था। हु हैज़ बीन चूजन एज द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल फ्रॉम बिहार एज द 2024 यंग ग्लोबल लीडर बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो बताइए विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 में युवा विश्व नेता बिहार से किसको चुना गया है?
तो किसको चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है बी, शरद विवेक सागर। ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये बिहार से क्वेश्चन पूछा गया और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो शरद विवेक सागर जी ये सिवान के रहने वाले हैं और ये यंगेस्ट हैं इंडिया के, जिनको पहली बार चुना गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल यंग ग्लोबल लीडर के लिए। ठीक है, ये सिवान में जीरादेई के रहने वाले हैं, जहां हमारे देश के पहले राष्ट्रपति का जन्म स्थल है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स डिवाइस। तो बताइए नीतीश, पहले तो इससे ये पूछ देगा कि नीतीश का फुल फॉर्म बताइए। तो नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ये इसका फुल फॉर्म है। तो बताइए इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? को क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है? तो बताइए। इट इज अ पेंडेंट डिजाइन टू प्रोवाइड टाइमली अलर्ट फॉर द अर्थक्वेक एंड सुनामी। बोल रहा है क्या ये अर्थक्वेक और सुनामी को टाइमली पकड़ सकता है? पहले इसके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ। इसको मतलब नीतीश जो ये डिवाइस है, इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है आईआईटी पटना ने। ठीक है, आईआईटी पटना ने इसको डेवलप किया है और किस लिए डेवलप किया? प्रिवेंट डेथ अमंग फार्मर्स ड्यू टू लाइटनिंग एंड फ्लैश फ्लड। तो सुनामी होगा ना। कोलैबोरेशन डेवलपमेंट वाज बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इट अलर्ट 30 मिनट्स बिफोर लाइटनिंग एंड फ्लडिंग। सिर्फ ये होगा, ये किसानों के लिए ये डिवाइस का मेन उद्देश्य है। जो बिजली गिरती है ना, जो अचानक बाढ़ आना, बिजली गिरने से जो किसानों की मौत हो जाती है, उसको कम करने के लिए इस डिवाइस को लॉन्च किया गया है। ये बिजली गिरने से या बाढ़ आने से 30 मिनट पहले किसानों को सूचित कर देगी या उनके बारे में मतलब उनको बता देगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि किसान अपने आप को सेफ रख सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसको ऐसे डिजाइन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which renowned poet and storyteller from Madhubani was awarded the Sahitya Academy Award for the Children Literature for his collection of story titled अनार मैथिली लिटरेचर। तो बताइए इनमें से किसको मैथिली साहित्य में अनार नामक कहानी के लिए बाल साहित्य के लिए अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये आपको मिला है, बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली हैं ये डॉक्टर नारायणी जी। ठीक है, डॉक्टर नारायणी जी को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार का BEFIQR एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए ये किससे संबंधित है आपका? और अगर किसी को इसका फुल फॉर्म पता हो तो वो भी बता सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बिहार ई सिस्टम, एफ से आपका हो जाएगा फ्लड, बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन, क्यू से क्विक, आर से रिस्पॉन्स। बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स, हाँ क्विक रिस्पॉन्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बाढ़ के लिए, बाढ़ और सूखा प्रबंधन के लिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना रिसेंटली अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार? तो बताइए जो वृद्धाजन पेंशन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मुख्यमंत्री बिहार सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री वृद्धाजन योजना पेंशन योजना शुरू किया, जिसमें 60 से लेकर 79 वर्ष की आयु के लोगों को 400 रुपये और 80 वर्ष से ऊपर की आयु को 500 रुपये प्रति माह पैसा मिलेगा। तो पेंशन अमाउंट 560 नहीं, पेंशन अमाउंट फॉर एल्डर हाँ ये हो जाएगा। जो 80 से ऊपर है उनको 500 रुपये और 60 से 79 वालों को 400 रुपये मिलेगा। आगे बढ़ते हैं।
रिसेंटली कंडक्टेड ट्रायलेटरियल एक्सरसाइज दोस्ती 16 फ्रॉम 22 से 25 फरवरी, बताइए किसके बीच में हुआ था? जो आपका त्रिपक्षीय अभ्यास है दोस्ती 16, ये किन 3 देशों के बीच में हुआ था? तो दोस्ती 16 ये आपका हुआ था इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका के बीच में, ठीक है। और ये इसका 16वां एडिशन था, मतलब 16वीं बार ये हुआ था, इसलिए दोस्ती 16 इसका नाम रखाया था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? मालदीव्स में हुआ था। इंडियन की कोस्ट गार्ड ने, और मालदीव्स और श्रीलंका, ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री स्पेस क्राफ्ट रिसेंटली अचीव्ड अ सक्सेसफुल लैंडिंग नियर द मून साउथ पोल विथ ODSS, मतलब दक्षिण ध्रुव के पास चंद्रमा की सफलतापूर्व लैंडिंग किसने की है? तो ODSS स्पेस क्राफ्ट है कहाँ का? तो ODSS स्पेस क्राफ्ट जो है, स्पेस क्राफ्ट, ये आपका USA का है, यूनाइटेड स्टेट का है। और इसने 22 फरवरी 2024 को ये पहला अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट है जिसने यहाँ पर लैंड किया है। तो फर्स्ट अमेरिकन सॉफ्ट लैंडिंग हुई है यहाँ पर आफ्टर 1972 अपोलो एरा के बाद। इन विच कंट्री डिड 5,000 इंडियन नेशनल रिसेंटली गेट ट्रैप्ड इनटू द साइबर स्लेवरी? ये भी हाल ही फिलहाल में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये देश में 5,000 भारतीय नागरिक साइबर गुलामी में फंस गए थे, ये कहाँ का है? तो इसका आंसर आपको पता है, ये था कंबोडिया का। कंबोडिया में साइबर गुलाम्स, वहाँ पे साइबर गुलाम्स कहे जाने वाले इन्हें पीड़ित कर रहे थे। क्या कि आप अपने लोगों को, मतलब भारतीय नागरिक को बंदी बनाकर ये रख लेते थे, और अपने भारतीय जो इनके साथी हैं, घर वाले हैं, उनको ये ऑनलाइन घोटाले में भाग करके मजबूर करते थे। और ऐसा करके लमसम 500 करोड़ का इन्होंने ठगी कर लिया था 6 महीने के अंदर, कंबोडिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें आपका गलत है। तो अगर हम बात करें, साउथ कोरिया साइंटिस्ट हैव अचीव्ड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड यूजिंग कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस रिसर्च डिवाइस। क्या ये बात सही है? तो हाँ, ये बात सही है। तो आपका पहला तो हो जाएगा कि साउथ कोरिया के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामाक एडवांस रिसर्च डिवाइस। ये आर्टिफिशियल सन है जो न्यूक्लियर फ्यूजन करता है। तो ये क्या है आपका? आर्टिफिशियल सन है, ठीक है। तो ये बात तो कथन इनका सही है। द टीम मेंटेन प्लाज्मा टेम्परेचर ऑफ 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड। नहीं, 100 मिलियन टेम्परेचर ही करेंगे, लेकिन 30 सेकंड के लिए नहीं करेंगे। कितने सेकंड के लिए? 48 सेकंड। तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा, 48 सेकंड 100 मिलियन डिग्री तक ये रहेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, नॉट फॉर 30 सेकेंड्स, ठीक है। हाँ, जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड था ना, देखिए अब इसमें आप फंस जाइएगा। जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड था, ये बात कब की है? 2023 दिसंबर और 24 की है, मतलब 2023-24 की। और 2021 में इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसमें भी सेम था, 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर कितने सेकंड के लिए? 30 सेकंड के लिए। तो अभी वाला कितने सेकंड के लिए? 48 सेकंड। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, रिसेंटली पूछा है। आगे बढ़ते हैं। द लीफ प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद द नासा आर्टेमिस 3 मिशन फोकस ऑन। तो नासा के जो आर्टेमिस 3 मिशन से जुड़ी लीफ परियोजना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो बताइए ये किस पर केंद्रित है? नासा का जो आर्टेमिस 3 मिशन है 2026 में एम किया जा रहा है कि ये एक्सप्लोर करेगा किस पे? प्लांट के ग्रोथ पे। तो कल्टीवेशन क्रॉप्स इन स्पेस, ठीक है। और ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जो ऑब्जर्व करेगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been selected by the International Monetary Fund Executive Board to serve as a second term as a managing director? तो दूसरे कार्यकाल के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यकारी बोर्ड का प्रबंधन निर्देशक चुना गया है? तो बताइए इसको किसको चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है क्रिस्टालिया जॉर्जिएविया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
और इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था कि IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपका वॉशिंगटन में है, USA। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ चीज़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री रिसेंटली रिकॉर्डेड वर्ल्ड लोएस्ट फर्टिलिटी रेट ड्रॉपिंग टू 0.68? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गर्म प्रजनन दर दर्ज की जो गिरकर 0.68 हो गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साउथ कोरिया। जो साउथ कोरिया है ये वर्ल्ड लोएस्ट फर्टिलिटी रेट यहाँ पे की गई है। कितनी है? 0.68, याद रखिएगा। ठीक है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इन 2024? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024 का क्या थीम है? एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये आपका थीम है। एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानिट, लोगों और ग्रहों को जोड़ना। आगे बढ़ते हैं। इन द टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 व्हाट रैंक डिड इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पटना अचीव? पटना को कौन सा रैंक मिला है? तो पटना को 117वां रैंक मिला है, 117। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक? तो बताइए बिम्स्टेक का कौन सा फॉलोइंग मेंबर नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव्स। मालदीव इसका मेंबर नहीं है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कोई इससे पूछ दे कि इसका बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका ढाका में है। ढाका कहाँ? बांग्लादेश में। ठीक है, और अभी बांग्लादेश में आपको पता है कंडीशन कैसी है, तो पूछ सकता है कि वहाँ पे जो अभी एंट्रीम गवर्नमेंट है उसके PM कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज वेरीफायर स्टैंड फॉर द मिशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नासा? नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मिशन प्री फायर का क्या मतलब है? तो प्री फायर का क्या मतलब है? प्री फायर का फुल फॉर्म है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड रेड एक्सपेरिमेंट। तो पोलर रेडिएंट कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द ओनली ट्रेडिंग पार्टनर विथ विच इंडिया हैज़ अ ट्रेड सरप्लस? तो एक ही देश है, कौन? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बाकी हमारा सबसे ट्रेड डेफिसिट होता है, सिर्फ हम USA से ही बेच से हम मतलब प्रॉफिट कमाते हैं, नहीं तो हर देश से तो हमारा लॉस ही होता है। एट द 77th कैनल्स फिल्म फेस्टिवल्स विच इंडियन फिल्म मेकर वॉन द ग्रैंड प्रिक्स फॉर देयर वर्क ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट? तो बताइए किसको ये पुरस्कार मिला है? 77th कान फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया जी को अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज वन ऑफ द 3 बैल्टिक स्टेट अलॉन्ग विद द लैटिवा एंड एस्टोनिया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिथुआनिया। तो लिथुआनिया इज 3 बैल्टिक स्टेट्स, लैटिवा, एस्टोनिया और लिथुआनिया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अभी वहाँ पे प्रेसिडेंट का चुनाव भी हुआ था लिथुआनिया में, तो आप बता सकते हैं कौन जीते हैं? गीतानास नौसेदा जो है वो वहाँ पे रिसेंटली अभी फिर से चुने गए हैं, तो ये पूछ सकता है, न्यूज़ में थी ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज़ रैंकिंग विच इंडियन सिटी इमर्ज्ड एज द हाईएस्ट रैंकिंग ग्लोबली? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस सिटी को ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी रैंकिंग में सबसे हाईएस्ट रैंक किसको मिला है अमॉन्ग द 350 ग्लोबली? तो इसको किसको मिला है? इंडिया से दिल्ली को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर से देखिए 30 क्वेश्चन तो रहते हैं, तो थोड़ा सा करंट अफेयर आप अपना अच्छा रखिएगा, तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा दिक्कत होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(2)? पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19(2) के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्त प्रतिबंध नहीं है? तो बताइए।
प्रमोशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, प्रमोशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अगर आप करते हैं तो आर्टिकल 19(2) के अब राज्य की सुरक्षा भी हो गया, सार्वजनिक व्यवस्था हो गया, ठीक है, कंडेम ऑफ कोर्ट, तो बहुत सारी चीज़ आती हैं। एक मिनट, नहीं एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पे क्या बोला है, प्रतिबंध नहीं है। अच्छा, इन सब पे तो प्रतिबंध लगा सकते हैं, राजदल की प्रचार पे प्रतिबंध नहीं रख सकता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एज पर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन बाय लॉ, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या बोलता है, नागरिकता के अधिकार को संसद द्वारा कानून द्वारा विनियमित करना, मतलब पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकती है द राइट ऑफ सिटीजन बाय लॉ, ठीक है। आर्टिकल 10 आपका क्या बोलता है, आर्टिकल 10 बोलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंस नागरिकता के अधिकारों को निरंतर करना, ठीक है। चलिए, और आर्टिकल 8 आपका बोलता है कि भारत से जो बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति हैं ना, उनके नागरिकता के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 9 आपका बात करता है जो वॉलेंट्री, मतलब किसी विदेशी राज्य से अगर नागरिकता स्वेच्छा से वो प्रदान मतलब प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता ना होना, ठीक है। तो आप आर्टिकल्स को थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चंस आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, तो बताइए 2016 का जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था वो किसके रिगार्डिंग था, तो ये आपका जीएसटी के रिगार्डिंग था। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं। तो आपको तो मैंने पहले बता दिया कि जीएसटी के रिगार्डिंग था, तो पहला तो एकदम सही होगा। इट एबॉलिश्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर टैक्सेशन पर्पज, ये भी सही है। इट फॉर्म द जीएसटी काउंसिल टू डिसाइड द टैक्स, सही है। इट प्रोवाइड द रिजर्वेशन फॉर सीट्स ऑफ शेड्यूल, ना ये तो गलत है। चलिए आगे बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया है, बताना है कि कौन सा आपका सही है और ये क्या गलत है क्या सही है, आपको ये बताना है। तो 109 अगर हम देखें तो आपका यहाँ पे बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि भारत में राज्य विधान परिषदों की राज्य विधानसभा में साधारण बहुमत के प्रस्ताव द्वारा निर्मित और उन्निर्मित किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया कैन एबॉलिश और क्रिएटेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी रेजोल्यूशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ना। द क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रिक्वायर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल, हाँ ये सही है। तो पहला फॉल्स, दूसरा हाँ, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, कहाँ गए, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग आर्टिकल्स विथ देयर रिप्रेजेंटेटिव प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ आर्टिकल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। आर्टिकल 124 किसकी बात करता है, तो ये आर्टिकल आपकी बात करता है ग्राम पंचायत, अपॉइंटमेंट ऑफ द जज, अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये इसकी बात करता है। आर्टिकल 32 किसकी बात करता है, तो ये बात करता है पर्सनल लिबर्टी, ये रहा, प्रोटेक्शन एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल 243 किसकी बात करता है, तो ये आपकी बात करता है ग्राम पंचायत, आर्टिकल 243 ग्राम पंचायत। और 280 आपकी बात करता है फाइनेंशियल कमीशन की, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट, अच्छा, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है कौन सा गलत है, ठीक है। पहला बोल रहा है द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटिव इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाँ, अगर आर्टिकल 61 हमारा बोलता है कि आप इम्पीचमेंट किसी भी हाउस में ला सकते हैं, तो ये बात सही है। द रेजोल्यूशन फॉर इम्पीचमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस, तो ये बात भी आपका सही है, 2/3 होना चाहिए। और द ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट इंक्लूड वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बात सही है, अगर भाई वायलेशन किया तभी तो आप इम्पीचमेंट लाओगे, ऐसा तो नहीं है कि चलते फिरते कहे कि हमको इम्पीचमेंट लाना है। विच अमंग द फॉलोइंग, और अभी आपको पता है अभी राज्यसभा में जो हमारे राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, कौन, वाइस प्रेसिडेंट, इनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की बात की गई है, 70 सांसदों ने इसकी बात की है, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है तो ये शायद ना आए,
विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्टेटमेंट द प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ये किसने बोला था? तो ये आपका बोला था किसने? के एम मुंशी जी ने। के एम मुंशी जी ने बोला था कि प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें केसी वेयर की, तो इन्होंने कहा था कि इंडियन फेडरलिज्म को इन्होंने क्वासी फेडरलिज्म कहा था। तो ये थोड़ा याद रखना, ये भी एक बार बहुत बार पूछा गया है। क्वासी फेडरल, इंडियन फेडरलिज्म को क्वासी फेडरल किसने कहा था? केसी वेयर ने। ठीक है, और इनके बारे में बात करें आइवर जेनिंगस के बारे में, तो इन्होंने कहा था कि जो इंडिया का फेडरलिज्म है ना, वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज टेंडेंसी है। कैसा है? सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। और बाकी तो और इन्होंने जो है इनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर रोस्टिंग के बारे में, तो इन्होंने जैसे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था इन्होंने। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर एंड फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत इन इंडिया इज करेक्ट। बताना है कि भारत के ग्राम पंचायत के पावर के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका। पहला बोलता है कि ग्राम पंचायत हैव द अथॉरिटी टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस ऑन द प्रॉपर्टी विद इन देयर जुडिक्शन। बात एकदम सही है, ले सकता है। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार कर सकती है। हाँ, कर सकती है। ग्राम पंचायत कैन इनेक्ट लॉ सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ग्राम पंचायत संविधान की 11वीं अनुसूची में निश्चित विषयों पर कानून बना सकती है? ना, कानून नहीं बना सकती। ठीक है, दे कैन ओनली इम्प्लीमेंट, ये सिर्फ स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकती है, इसके पास ये पावर नहीं है कि कानून बना सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो स्टेटमेंट को एक बार आप पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम। जुडिशियल रिव्यू अलाउ द जुडिशरी टू रिव्यू इनवैलिडेट लॉ एक्शन दैट आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ, तो ये बात एकदम सही है कि जो जुडिशरी होती है वो डिक्लेयर कर सकती है कि नल एंड वैलिड है कि नहीं है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज implicit in the constitution and has been established through the judicial interpretation। क्या जुडिशियल रिव्यू? ना ना ना, संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस कथन को हम ये भी आपका सही होगा बोथ। अगर इसको इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, इसमें चलिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है विच वन इज करेक्ट। तो एक बार अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज क्लास 10th एनसीईआरटी, ये क्लास 9th के भी एनसीईआरटी पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो बताइए विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इज रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये बात एकदम आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्शन कमीशन सिंबल रिजर्वेशन एंड एनरोलमेंट ऑर्डर इतना प्रोवाइड द एलोमेंट ऑफ सिंबल टू द पॉलिटिकल पार्टी। ये बात भी सही है। शिवसेना के बीच में जब टकराव हुआ था तो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड की थी कि इसके पास जो मेन सिंबल है वो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया मस्ट हैव मिनिमम ऑफ 100 मेंबर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। ना, ये तो रूल ही नहीं है, ये तो गलत है। नेशनल पार्टी का क्या रूल है कि आपको एटलीस्ट 6% वैलिड वोट होने चाहिए 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में लोकसभा में, और लेजिस्लेटिव इलेक्शन में आपके 4 सीट होने चाहिए ना, लेजिस्लेटिव इलेक्शन में, और 4 सीट शायद लोकसभा में होनी चाहिए, ये कुछ ऐसा है। ये तो गलत है आपका। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ओशन टेम्परेचर। अच्छा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। वो कौन सा फैक्टर है जो ओशन के टेम्परेचर को आपका इन्फ्लुएंस करता है? तो इन्फ्लुएंस इंसोलेशन, लैटिट्यूड, ओशन करंट, इनक्लोज सी, तो ये आपके तीनों करते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। चलिए मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे आपकी सूची दी गई है, लिस्ट ऑफ रॉक्स दिए गए हैं, और ये आपके बताए गए हैं कि तो डेक्कन ट्रैप। तो डेक्कन ट्रैप बताइए कहाँ होगा? डेक्कन ट्रैप की अगर मैं बात करूं तो ये आर्यन रॉक सिस्टम हो जाएगा आपका डेक्कन ट्रैप। तो ये मेरा ऑप्शन डी होना चाहिए।
ड्रेविडियन रॉक सिस्टम आपका ये हो जाएगा और पुराना सिस्टम आपका ये हो जाएगा। तो पुरान शैल तंत्र आपका कुडप्पा तंत्र, आर्य शैल तंत्र डेक्कन हो जाएगा और द्रविड़ शैल तंत्र कार्बोनिफेरस तंत्र। ठीक है, एक भी अगर आपको याद है तो कर सकते थे। मुझे डेक्कन वाला याद था कि डेक्कन आर्यन रॉक सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे आर्यन रॉक सिस्टम कंसिस्ट था एक टेरिटरी सिस्टम पे, वो डेक्कन ट्रैप और गोंदावना सिस्टम में हो गया था। हमारा इंडिया पहले गोंदावना में था, जो बाद में, अगर आपको याद हो, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो, विथ रेफरेंस टू द प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स कंसिडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, बताना पी वेव आर नॉट करेक्ट। अच्छा, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो कह रहा है पी वेव पोसेस अ ट्रांसफर वेव्स नेचर। पी वेव्स हमारा कैसा होता है, ट्रांसवर्स होता है ना, ट्रांसवर्स नहीं होता, ये तो पहला ही गलत हो गया। पी वेव हमारा कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। पी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, दे कैन ट्रांसवर्स थ्रू ऑल थ्री, हाँ सॉलिड लिक्विड गैस तीनों से पास होगा। दे आर फर्स्ट सेस्मिक टू रिकॉर्ड एज अ सेस्मोग्राफ्स। सेस्मोग्राफ्स में ये सही है आपका, तो ऑप्शन 1 गलत होगा, ट्रांसवर्स वेव नहीं होता, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव इन नेचर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, पहला बोल रहा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट होता है मेजर टेक्टोनिक प्लेट, तो यस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपका होता है। तो ऑप्शन दिया है, हाँ ओनली 1, सिर्फ पहला होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखिए और बताइए विच ऑफ द करेक्ट, इनमें से सही कौन सा है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आर एसोसिएटेड विथ कोर्शियल डिस्ट्रक्शन। हाँ ये होगा, क्योंकि जब कॉलिजन या टेक्टोनिक प्लेट का जब कॉलिजन होता है तो ये लीड करता है डिस्ट्रक्शन को, तो ये बात आपका सही होगा। और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आर लिंक्ड विथ कस्टल फॉर्मेशन, हाँ दोनों सही है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज और डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आपने ये पढ़ा होगा, 3 तरह के होते हैं। एक, जब ये इस पे, ये भारी वाला जब इस पे आता है तो ये नीचे हो जाता है। ठीक, एक जब दोनों एक दूसरे से लगाते हैं, और तीसरा जब एक दूसरे से दोनों दूर दूर जाते हैं। ठीक, ये दूर दूर गया, ये पास आए, और ये क्या है, ये ऐसे ऐसे मतलब आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इससे आपका अर्थक्वेक आता है। ठीक है, ये डाइवर्स कर गया आपका, और ये कन्वर्जन। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ थ्योरी दी गई है, यहाँ पे प्रोफाउंडर दिए गए हैं, तो बताइए इसका कौन सा सही होगा। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसको किसने दिया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अपना एल्फ्रेड वेगनर दिया, मतलब एल्फ्रेड वेगनर जी ने दिया था 20वीं सेंचुरी में। ठीक है, कन्वेंशनल करंट थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये आपका दिया था आर्थर हेमलेस ने 1930 में। और बात करें सी फ्लोर की, तो ये हैरी हीस ने दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 1960s के आसपास दिए थे। ठीक है, ये आपका 20वीं सेंचुरी था, तो इतना नहीं पूछेगा आप, बस वो याद रखिए। लेक प्लेस, तो बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। लेक बल्खस लेक, ये कहाँ है, तो ये कजाकिस्तान में है। तो ये गया, अच्छा ये दोनों हो सकता है। चलिए आगे, बैकाल लेक, तो बैकाल लेक आपका कहाँ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा साइबेरिया। और तंजानिया लेक ये आपका ईस्ट अफ्रीका में है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्रोसेस इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेप्स। तो आमतौर पर नेप्स के निर्माण के लिए कौन सी टेक्टोनिक प्रक्रिया होती है, तो कौन सी टेक्टोनिक प्रक्रिया होती है, तो ये आपकी होती है परिवर्तन, ओरोजेनी। ओरोजेनी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग थ्रू डिफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का जो पर्वतीय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उससे हम ओरोजेनी कहते हैं या परिवर्तन कहते हैं। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फिनोमिना ऑफ वेयरिंग डाउन रिलीफ वेरिएशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू इरोशन। तो बताइए आरक्षण के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर भूमि आकृति भिन्नताओं के कम होने की घटना को स्तरीकरण के रूप में जाना जाता है। मतलब
ग्रेडिएशन, स्तरीकरण। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग। क्या दिया है नीचे, क्वेश्चन है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। अच्छा, आपको बताना है इसमें से कौन सा ईस्टर्न घाट से ऑरिजिनेट होता है। तो आपका ऋषिकुल्या रिवर, बैतरी रिवर, ये दो रिवर तो आपके ईस्टर्न घाट से होते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, 2, 4 है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर लेक। बताइए फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो यह हो जाएगा आपका कोलेरू लेक। ठीक है, ये फ्रेश वाटर लेक है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारे देश इंडिया का। कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, हाँ आंध्र प्रदेश में है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं बताने को। त्रिवेणी कैनाल, त्रिवेणी कैनाल कहाँ से निकलती है? तो त्रिवेणी कैनाल आपकी निकलती है गंडक रिवर से। ठीक है, त्रिवेणी कैनाल आपकी गंडक रिवर से निकलती है और ये गंडक रिवर को हम नारायणी रिवर भी कहते हैं। गंडक को नेपाल में नारायणी रिवर कहते हैं, नारायणी रिवर। ठीक है, ये नॉर्दर्न इंडिया और नेपाल का जो सिग्निफिकेंट एरिया है वहाँ पे है। एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, अच्छे से देखिए बताइए। तो गोमती आपकी लखनऊ में है। गोमती कहाँ है? लखनऊ में है ना, लखनऊ के आसपास। ठीक, घाघरा नदी आपकी जो सरयू नदी से आके मिल जाती है। सोन नदी भी है, दामोदर नदी और पुनपुन नदी भी है। दामोदर नदी मुझे बता सकते हैं दामोदर नदी कहाँ मिलती है? झारखंड में फ्लो करती है दामोदर नदी, तो ये भी मिलती है। और कहाँ मिलती है? आंसर तो इसका सब होगा, लेकिन कहाँ मिलती है ये थोड़ा याद बताइएगा मुझे कमेंट में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार नकटी बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड। नागी या नकटी, ओके। तो नकटी बर्ड सेंचुरी कहाँ है? हमारा जमुई में है। तो जमुई में है नकटी, तो यहाँ पे अच्छा द डिस्टेंस विच हैव द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। तो 2011 के सेंसस से लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट तो हमारा सहरसा का है, तो पहला तो होगा नहीं। द डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ रिसीव्ड हाईएस्ट रेनफॉल हमारा किसानगंज को मिला था, किसानगंज, तो ये भी नहीं होगा। वह डिस्ट्रिक्ट जो फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज है बिहार का, फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज ऑफ बिहार, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज ऑफ बिहार यहाँ पे है। द डिस्ट्रिक्ट वेयर तेजपुरा सिपहा दहरा हाइड्रो पावर प्लांट। तेजपुरा पावर प्लांट तो आपका औरंगाबाद में है, औरंगाबाद, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो ये आपका हो जाएगा जमुई। तो दो चीज़ याद कर लीजिए, पहला नकटी बर्ड सेंचुरी आपका कहाँ है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, और दूसरा ऑर्गेनिक विलेज, बिहार का पहला ऑर्गेनिक विलेज कहाँ है? जमुई में है। इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, इसका नाम था एक मिनट, हाँ केडिया ग्राम, याद आ गया। ठीक है, केडिया ग्राम है जो जमुई का, ये बिहार का पहला ऑर्गेनिक विलेज है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा सही है आपको ये बताना है। इंडिया इज द पर्टिकुलरली वनरेबल टू हीट वेव। क्या ये कथन सही है? तो हाँ भाई, हीट वेव ब्लू मारता है कि नहीं हम लोग को। हीट वेव इज कंसिडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेज टू एटलीस्ट 40 डिग्री और मोर देन 40 डिग्री। तो ये बात भी आपका कथन सही है कि हमारा जो IMD है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये उस सिचुएशन को, मतलब वो स्टेशन जो 40 डिग्री या 40 से ज़्यादा डिग्री का सिचुएशन होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हीट वेव कहते हैं, और प्लेन एरिया में लू के नाम से इसे जाना जाता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में बताइए कौन सा कथन आपका सही है। इट इज़ द टाइगर रिजर्व ऑफ वेस्टर्न यूपी ना,
वेस्टर्न यूपी नहीं, वेस्टर्न अगर आप चंपारण बोलता तो ये सही हो जाता। कहाँ पे आपका वेस्टर्न चंपारण में है, चंपारण में है, तो ये तो गलत है। दूसरा बोला इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाबर एंड तेराई ट्रैक्ट। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाबर और तेराई ट्रैक्ट है। अच्छा चलिए, इट लाई इज द ईस्टर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ द ईस्ट चंपारण ना, ईस्ट चंपारण भी नहीं है, तो पहला तो ऐसे ही गलत है, पहला हटा दो, तीसरा भी गलत है, तो ऑप्शन 2 हमारा सिर्फ यही हो गया, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाबर एंड तराई क्षेत्र। अच्छा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका वेस्ट चंपारण में है और यहाँ पे बाबर और तराई क्षेत्र बनता है, तो बाबर और तराई क्षेत्र बनता है, तो इसका मतलब यहाँ पे डाइवर्स हैबिटेट होगा और ये रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना भी होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे बाबर तराई क्षेत्र मिलता है ना, वहाँ फ्लोरा एंड फौना की अच्छी मतलब रिच होता है, रिच। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अनाउंस्ड। अच्छा, कौन से क्रॉप के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका अनाउंस किया गया है, तो बताइए कौन से क्रॉप्स के लिए आपका किया गया है, देख लीजिएगा। तो आंसर आपका आई थिंक सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सूजनी एम्ब्रॉयडरी मतलब सूजनी कढ़ाई किस राज्य का जीआई टैग है, तो सूजनी कढ़ाई को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है, बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार ही होगा। ये एक तरफ से बहुत ही जटिल काम होता है, क्राफ्ट्समैन है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट से है अगर कोई मेंशन कर सकता है तो थोड़ा कमेंट में बता दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर सिचुएटेड इन बिहार, बताइए बिहार में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हाँ है, कहाँ पे है, गया में है, गया में। उदयपुर, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हाँ है, कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में। और भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपका, तो भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका है, कहाँ पे है, मुंगेर में। तो 1 2 3 गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया में, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण में और भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका मुंगेर में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टीन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, बताइए तीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टीन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। और यहाँ पर आपका कहाँ पे पाया जाता है, तो ये बस्तर, बस्तर और दंतेवाड़ा जो जिला है ना, दंतेवाड़ा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉम्पिटिशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म ऑफ मंथली पर कैपिटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बोला है कि पॉवर्टी को मेजर करने के लिए मंथली पर कैपिटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसने दिया था। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और ये आपका दिया था तेंदुलकर कमेटी ने। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी ने ये दिया था, कब दिया था, 2005 में। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी ने 2005 में इसको, मतलब 2005 में तेंदुलकर कमेटी ने इसको वो किया था और शायद रिपोर्ट 2009 में सबमिट किया था, ये था। तो थोड़ा सा मैं इसमें कन्फ्यूज हूँ 2005-9 में, मतलब यहाँ पर सुरेश डी तेंदुलकर, वो सचिन तेंदुलकर नहीं, सुरेश प्रोफेसर थे ये, सुरेश डी तेंदुलकर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी शायद 2009 में। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए इन्होंने 447 रुपीज़ बोला था और अर्बन एरिया के लिए इन्होंने 579 रुपीज़ बोला था। ठीक है, कि अगर इतना आप मंथली कमा ले रहे हैं तो आप गरीबी से ऊपर हैं। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी याद रखिएगा, तेंदुलकर कमेटी के बारे में ये 1960-61 में नेशनल सैंपल डाटा सर्वे जो था ना, उससे ये बना था और 71 में इन्होंने अपनी मतलब वो दिया था, रिपोर्ट दी थी। ठीक है, अलग कमेटी 1979 में इन्होंने बताया था, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और हाँ, आगे बढ़ते हैं। और ये जो लकड़वाला कमेटी है ये 1989 में था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताना है कौन सा इसमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट आपका गलत है।
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वाज लॉन्च्ड इन 2019। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वाज लॉन्च्ड इन 2021। अब बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वाज लॉन्च्ड इन 2019, क्या ये कथन सही है? अच्छा, इनकरेक्ट बोला है। ये तो सही है आपका, ये आपका 2020 के आसपास आया था, तो बोला इनकरेक्ट, तो मैं इनकरेक्ट जाना चाहूँ, इसको डाउट पे रखते हैं। जिसको पता हो थोड़ा कमेंट कर दिएगा। ये तो सही है आपका, इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, नहीं तो अन्यथा ये दोनों सही होंगे तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हुज मरचा राइस, ये देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। मरचा राइस कहाँ का फेमस है? बताइए मरचा राइस कहाँ का फेमस है? तो आपको पता होना चाहिए मरचा राइस कहाँ का फेमस है। यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, वेस्ट चंपारण। याद रखिएगा, वेस्ट चंपारण का मरचा राइस फेमस है, वेस्ट चंपारण। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स वाज स्टेबलाइज्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान? तो किस 5 ईयर प्लान में आपका ये नेशनल कमीशन ऑन फार्मर को स्टेबलाइज किया गया था? तो ये आपका किया गया था 10वीं 5 ईयर प्लान में, 2004 में ये पब्लिश मतलब किया गया था, ठीक है। और इसको चेयर किसने किया था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी ने चेयर किया था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन इज करेक्टली मैच? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा करेक्टली आपका मैच है। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स आपका किससे होता है? तो डायरेक्ट टैक्स आपका एक्साइज टैक्स से होता है ना। डायरेक्ट टैक्स तो प्रॉपर्टी टैक्स हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स आपका एक्साइज टैक्स हो जाएगा, सेल टैक्स हो जाएगा। तो ये तो उल्टा दिया है, इसका ये होना चाहिए था, इसका ये होना चाहिए था। मोटर व्हीकल टैक्स जो है इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मोटर व्हीकल टैक्स तो आपका स्टेट गवर्नमेंट करता है, तो ये भी गलत है। लैंड रेवेन्यू टैक्स वाज इम्पोज्ड, हाँ ये आपका ऑप्शन डी सही है। लैंड रेवेन्यू टैक्स हो गया, मोटर व्हीकल टैक्स हो गया, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, स्टैम्प टैक्स, ये सब स्टेट गवर्नमेंट करती है। क्यों? यहीं से तो पैसा कमाएंगी ये, तो स्टेट गवर्नमेंट, अन्यथा इनके पास सोर्स ही क्या रहेगा। एज पर सेंसस 2011 द डिफरेंस बिटवीन अर्बनाइजेशन रेट ऑफ इंडिया एंड बिहार? तो बताइए अर्बनाइजेशन रेट क्या है इंडिया और बिहार का? तो ये कितना हो जाएगा? 19.9%, ठीक है। बिहार का जो अर्बनाइजेशन है वो कितना है आपको पता है? सॉरी, देश का अर्बनाइजेशन 13.1 मतलब 31% है, और बिहार का है 11%। तो माइनस कर लीजिए, 19 हो गया था, इसे 19 कौन सा था? ये था, तो ये हमने लगा दिया, ठीक है। 31 और 11 ऐसे याद रखिए, 31 से 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? बताना है इसमें से कौन सा गलत मैच है। नेशनलिज्म ऑफ 14 बैंक 1969 बाई इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था, और 50 करोड़ से ज़्यादा रिजर्व रखने थे। लीड बैंक स्कीम 1969, ये भी सही है आपका। फॉर्मेशन ऑफ ICICI बैंक 1965 ना, ये गलत है, इनकरेक्टली बोला ना, ये गलत है आपका। ये आपका 1955 में बना था। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका बना था 1955 में, और मुडलर जी इनके वो थे, चेयरमैन थे, तो ये 1955 में था। और सिडबी 1990, ये बात तो सही है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है। कौन से एक्ट से बना था? 1990 पार्लियामेंट एक्ट से बना था, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। जो आपका ये जो ICICI है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 5 जनवरी 1955 को बना था, और पहले चेयरमैन इसके थे रामास्वामी मुडलर जी, ठीक है। When a family income increases, the percentage of its income spending on food decreases. Which of the following law explain the above statement? किसी परिवार के आय बढ़ती है तो भोजन पर खर्च
होने वाली आय का प्रतिशत कम हो जाता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? एंजल लॉ ने। एंजल लॉ बोलता है कि अगर किसी देश का या किसी घर का इनकम राइज होता है तो जो परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड होता है फूड पे ना, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैड मनी को बाहर निकालने के लिए कौन सा लॉ आया था? तो ये आया था ग्रेशम का नियम। तो ग्रेशम लॉ क्या बोलता है कि बैड मनी ड्राइव आउट गुड्स। आगे बढ़ते हैं। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है। 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स वेयर मर्ज्ड टू फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक वाज नेशनलाइज्ड एंड रिकमेंडेशन ऑन गोरेवाला कमेटी एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। व्हेन वाज द इंपीरियल बैंक फॉर्म्ड। तो जो इंपीरियल बैंक को आपको मर्ज करके स्टेट बैंक इंडिया बना था, ये आपको पता होना चाहिए। जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये फॉर्म हुआ था 1921 में। ठीक है, हकीम अजमल खान प्रेसिडेंट किए थे आईएनसी के, वहाँ पे बना था। तो क्वेश्चन पूछा है इसमें से कौन सा कथन सही है? तो मैंने तो आपको आंसर ही बता दिया। द ईयर इन विच हकीम अजमल खान प्रेसिडेंट किए थे एनुअल कांग्रेस की, इस टाइम पे ये बना था। कब? 1921 में, याद रखिएगा। ठीक है, 1921। एनी बिशंट ने कब किया था? एनी बिशंट ने 1917 में किया था। ठीक है, अगर सरोजनी नायडू जी की हम बात करें तो सरोजनी नायडू जी ने 1925 कानपुर का सेशन किया था, और ये सेकंड वुमेन थी जिन्होंने आफ्टर एनी बिशंट ये किया था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी हम महात्मा गांधी जी का याद है आपको? महात्मा गांधी ने एक ही किया था। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही किया था। वो कौन सा किया था? 1924 बेलगाम वाला सीजन। ठीक है, उन्होंने एक ही बार किया था, 1924 बेलगाम वाला। ठीक, 1925 सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। और एनी बिशंट पहला फर्स्ट वुमेन थी, उन्होंने 1917 का किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। ठीक है, और हकीम अजमल मैंने इनका बता दिया, इन्होंने 1921 में किया था, और जब ये इंपीरियल बैंक वाला हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया। बताइए कौन सा इसमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट एसोसिएटेड है विथ टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया? तो आपका हो जाएगा इसमें ताराकुंडी कमेटी। ठीक है, ताराकुंड कमेटी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ताराकुंड कमेटी नहीं है। बाकी अगर राजा चैलिया समिति की बात करें तो राजा चैलिया समिति जो थी ये आपकी 1991 में आई थी, और इसने रिकमेंडेशन दिया था कॉर्पोरेट जो टैक्स रेट है इसको कम करने का, टैक्स इन्फॉर्मेशन बिल्ड करने का, और क्वालिटी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देने का। रेखा कमेटी की अगर हम बात करें तो ये आपका लिख देता हूँ। रेखा कमेटी की अगर मैं बात करूँ तो ये KL रेखा जी थी 1992 में, उनके टाइम में आया था। और ये इनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था इस रिफॉर्म को लाने का, वो इनडायरेक्ट जो टैक्सेशन सिस्टम है इसमें चेंजेस करना। ठीक है, और ये विजय केलेकर समिति जो थी ये आपकी 2002 में आई थी, 2002 में आई थी, और इन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया था। और इसमें भी कुछ थे जैसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव को सिंपल करना, इफेक्टिव बनाना, रैशनलाइज करना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को, थी ये सारी चीज़ें थी। तरकुंडा कमेटी किसी से संबंध नहीं है। ठीक है, राजा, रेखा और कलेकर, ये 3 कमेटियाँ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ द लोएस्ट पर कैपिटल ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने पढ़ा है तो आप एक क्वेश्चन बिहार 17वीं BPSC में आसानी से ले जाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इट वॉज इवेल्युएटेड द स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बोल रहा है 1991 में एक जिले का दर्जा दिया गया। ना, ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। इट इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज फॉर 2011 इन 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ द लोअर पर कैपिटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो सबसे लोएस्ट किसका है? आपका सीहोर का है, सीहोर। ठीक, तो सीहोर जो है उसको 1991 में नहीं, इट वॉज रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन 1991। ना, ये तो नहीं है।
सीहोर को जिले का दर्जा आपका मिला था 1994 में, अक्टूबर 1994 में, डेट याद नहीं है मुझे। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है इसकी, हाँ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, और लोएस्ट पर कैपिटा जीडीपी है। तो लोएस्ट पर कैपिटा जीडीपी किसका है? सीहोर का। और हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है सीहोर की। और 1994 में, अक्टूबर 1994 में इसे स्टेट का दर्जा मिला था, सॉरी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा, स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट का दर्जा। और पॉपुलेशन डेंसिटी में ज़्यादा है। चलिए आगे बात करते हैं हम। बिहार में पोटिया और तंकुरुगंज इन बिहार आर फेमस फॉर। तो ये किस चीज़ के लिए फेमस हैं? आपके बिहार के किशनगंज जिले में पोठिया और क्या है दूसरा, पोठिया और ठाकुरगंज, ये आपका किस लिए फेमस है? तो ये आपका फेमस है टी कल्टीवेशन, चाय की खेती। किशनगंज याद रखिएगा, किशनगंज चाय, किशनगंज चाय, ठीक है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में आता है किशनगंज, हेडक्वार्टर किशनगंज है। और ये चिकन नेक बनाता है, भारत के मानचित्र पे जो चिकन नेक बनता है ना उसका हिस्सा है ये, कौन? किशनगंज, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे सुरजापुरी, यहाँ इस जिले की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है सुरजापुरी। चलिए अंतिम के 1-2 क्वेश्चन है। एज पर द नेशनल कमीशन फॉर पॉपुलेशन, व्हाट इज द शेयर ऑफ बिहार इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2023? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2023 में भारत की कुल जनसंख्या बिहार की कितनी प्रतिशत है? तो 2023 के हिसाब से पूछ रहा है। तो 2023 के हिसाब से तो इसकी जनसंख्या 9.4 है। कितनी है? 9.4 है। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 था 2011 में, और अभी कितना है? 1388 है, ठीक है। तो 2023 के हिसाब से 1388 है और 2011 के हिसाब से 1106 था, ठीक है। और 9.4 हमारी पॉपुलेशन है, हमारा मतलब पूरे देश के मुकाबले। और अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो अभी सेक्स रेशियो पे भी आया था कि सेक्स रेशियो बिहार का इंक्रीज हुआ है। तो पहले सेक्स रेशियो कितना था? 1918 था 2011 में। और अगर हम 2023 की बात करें तो बिहार का सेक्स रेशियो भी बढ़ के कितना हो गया है? 953 हो गया है। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो की बात करें तो गोपालगंज है, दूसरा आपका सीवान जिला है। गोपालगंज और सेक्स रेशियो, सीवान का सेक्स रेशियो बता दीजिएगा। As per Economic Survey 2023-24, the credit deposit ratio was improved from 53% in 2021-22, 55.6% in 2022-23 in Bihar. Which of the following represent the state in India and district in Bihar with the highest CD ratio? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के हिसाब से जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है पूर्णिया का, ठीक। हाईएस्ट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो बिहार का है वो पूर्णिया का है। और स्टेट की बात करें तो वो आपका आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, फिर तेलंगाना का है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिहार बजट 2024-25 इज करेक्ट? बिहार बजट 13 फरवरी, कुछ बातें बता देता हूँ आपको। अच्छा यहाँ दिया हुआ है, तो ये पहली बात तो 13 फरवरी 2024 को जो फाइनेंस मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर कह लीजिए सम्राट चौधरी हैं, इनके द्वारा ये पेश किया गया था। आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम जीएसडीपी कहते हैं बिहार का, वो करंट कितना है? 9.76 लाख है, ये सही है। और 2024-25 के हिसाब से जो फिजिकल डेफिसिट रखा गया है 2.98% जीएसडीपी रखा गया है। तो याद रखिएगा कि जो बिहार का मौजूदा जो बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो 9.76 लाख करोड़ है, 9.76 लाख करोड़, और 2.98% इसका राजकोषीय घाटा है, ठीक है। तो आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो भी कमेंट कीजिएगा। आपको कुछ भी इसमें अगर नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि और भी जो मॉक टेस्ट हैं उसको भी मैं 1-2 दिन में कंप्लीट करा दूं तो मुझे बताइएगा, मैं उसको भी कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपने नए वीडियो में। पढ़ते रहिए। जय हिंद।